बच्चों अभी हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हम उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है पेज नंबर 53। प्लीज आप टेक्स्ट बुक्स लेके बैठे, ठीक है। सो पेज 53 पे क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू शीट्स। इसमें से किन से आप पतली पतली शीट्स बना सकते हो। 4 ऑप्शन है, जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो फॉस्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सिर्फ जिंक ही मेटल है ऑप्शंस में से, इसलिए आप वही आपका आंसर है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि मेटल्स से ही शीट्स बनती हैं, ठीक है, नॉन मेटल से नहीं बनती हैं, ठीक है, वो पाउडर हो जाते हैं। सो क्वेश्चन 1, which of the following can be beaten into thin sheets। तो इनमें से किनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आपका सही आंसर है ए, जिंक, ठीक है, ये एमसीक्यू है। क्वेश्चन 2, फिर से आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए, फिर से एमसीक्यू है, पेज 53 पे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए है, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सही है, डक्टाइल मतलब वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। बी है, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये गलत बात है, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, सिर्फ मेटल डक्टाइल होते हैं। तो ये भी बी वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट वाला चूज करना है। सो पहला वाला सही है, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, वो सही है, ठीक है। फिर सी है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। डी, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो आंसर देखो 4 ऑप्शंस हैं, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, B, all non-metals are ductile, C, generally metals are ductile, D, some non-metals are ductile। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सो देखो सारे मेटल्स डक्टाइल है, सारे नॉन मेटल्स डक्टाइल है, तो देखो ये तो गलत ही है, सब नॉन में ये भी गलत ही है। अच्छा, जनरली, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, क्योंकि मेटल्स में भी हमने कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे, तो हम ऐसे कंफर्म नहीं बोल सकते ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, हम बोल सकते हैं जनरली, ठीक है भाई, जनरली होते हैं। सो सही ऑप्शन है सी, ठीक है, सो सही ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 3 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 54 पे है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ए है, फॉस्फोरस इज अ वेरी, ये आप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में ही लिखते जाओ, और मेरे को टेक्स्ट बुक का ही फोटो खींच के भेजना कंप्लीट किया हुआ। ए है, फॉस्फोरस इज अ वेरी ब्लैंक नॉन मेटल। फॉस्फोरस कैसा नॉन मेटल है, रिएक्टिव, ठीक है, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। बी, मेटल्स आर ब्लैंक कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड ब्लैंक। मेटल्स कैसे कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सी, आयरन इज ब्लैंक रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मोर, आयरन इज मोर रिएक्टिव। डी, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस ब्लैंक गैस। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। कैसी है गैस, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन 4, ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, वो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़े थे कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो पॉप साउंड होती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 4 है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 4 ट्रू और फॉल्स है। ये है आपका, ये पेज नंबर 54 पे था एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, और ये भी आपका पेज 54 पे ही है, ट्रू और फॉल्स भी। ए, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। क्या नॉन मेटल्स रिएक्ट एसिड करते हैं? नहीं करते ही नहीं है, सो फॉल्स। सो ए है आपका फॉल्स। बी, सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। क्या सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है? सो ट्रू, हाँ वो रिएक्टिव मेटल है। सी, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। क्या जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर डिस्प्लेस करता है जिंक को? कॉपर जिंक की जगह लेता है, सो फॉल्स। मतलब ऐसे बोल रहा है कि कॉपर क्या जिंक की जगह ले सकता है? कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक मतलब कॉपर जिंक की जगह ले सकता है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव होता है जिंक से, वो उसकी जगह नहीं ले सकता। पूछ रहा है कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक, सो फॉल्स, नहीं ले सकता है वो उसकी जगह, सो फॉल्स। डी, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्या आप कोल को वायर्स में बना सकते हो? फॉल्स, क्योंकि कोल को तो आप कुछ भी करोगे, दबाओगे, कुछ भी करोगे, वो भुक्का हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा, सो फॉल्स। सो कोल कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, फॉल्स। क्वेश्चन 5, some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and non-metals on the basis of their properties. मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पे प्रॉपर्टीज लिखो, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पे प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज, मेटल्स नॉन मेटल्स, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले अपीयरेंस, मेटल्स दिखते कैसे हैं, ठीक है। सो अपीयरेंस, सो मेटल्स कैसे होते हैं दिखने में? मेटल्स कैसे होते हैं? लस्ट्रस, ठीक है, शाइनी होते हैं। ये लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस या शाइनी भी बोल सकते हैं। और नॉन मेटल्स होते हैं डल, ठीक है। सो अपीयरेंस इनका लस्ट्रस और डल, ये आप टेक्स्ट बुक में ही भर देना भले ये स्पेस। फिर हार्डनेस, हार्डनेस में कैसे होते हैं? सो हार्डनेस में, सेकेंड हार्डनेस, सो मेटल्स कैसे होते हैं हार्डनेस में? वो जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम के अलावा वो हार्ड होते हैं, ठीक है। हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं डायमंड के अलावा, जनरली सॉफ्ट। डायमंड है वो बहुत ही हार्ड होता है एक्सेप्ट डायमंड। तो मेटल्स हार्डनेस, तो देखो मेटल्स हार्ड होते हैं पर सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको नाइफ से भी काट सकते हो। और नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं पर डायमंड, आपको पता है डायमंड कितना ज्यादा सख्त होता है, ठीक है। फिर थर्ड है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब आप क्या इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, थिन शीट्स में काट सकते हो। सो मेलिएबिलिटी में जनरली मेलिएबल होते हैं ये लोग, क्या होते हैं? जनरली मेलिएबल, मतलब आप इनको थिन शीट्स में काट सकते हो। और ये है नॉन मेलिएबल, ठीक है। सो ये आपका अपीयरेंस, ये लस्टर, ये
फिर ये हार्डनेस, फिर ये, ठीक है, और फिर ये, ठीक है 3। अब फोर्थ नंबर डक्टाइल, ठीक है। सो जनरली डक्टाइल होते हैं और नॉन डक्टाइल। सो फोर्थ डक्टिलिटी, जनरली डक्टाइल। सो ये जनरली डक्टाइल होते हैं और ये होते हैं नॉन डक्टाइल, ठीक है। ये जनरली डक्टाइल होते हैं और ये होते हैं नॉन डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब वायर्स, आप उनको वायर्स में काट सकते हैं, ठीक है। फिर हीट कंडक्शन के मामले में, ठीक है, नेक्स्ट है हीट कंडक्शन। सो हीट कंडक्शन के मामले में कैसे होते हैं? फिफ्थ हीट कंडक्शन। सो हीट कंडक्शन फिफ्थ नंबर, हीट कंडक्शन में कैसे होते हैं ये? सो हीट कंडक्शन में ये गुड कंडक्टर्स और वो पुअर कंडक्टर्स, मतलब ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और ये होते हैं पुअर कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स। सिक्स्थ फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट कंडक्शन में भी गुड कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स, और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी ये गुड कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी ये गुड कंडक्टर्स और पुअर। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, मैंने आगे नोट्स में भी लिखाई हैं। सो कुछ नया नहीं है आपके लिए, ठीक है। सो ये जितना भी लिखा है ये सारा आप टेक्स्ट बुक में ही कर लेना। क्वेश्चन 5 तक तो आप सारा आराम से टेक्स्ट बुक में ही कर सकते हो, क्योंकि जगह है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। सो आप ये सारे ऑब्जेक्टिव्स टेक्स्ट में ही करना। बच्चों अभी क्वेश्चन 6 देखो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन 6 में आपको रीजन देनी है। क्वेश्चन 6 गिव रीजंस, ठीक है, इनके रीजंस देने हैं। नीचे जो स्टेटमेंट है इनके, फर्स्ट एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। क्यों फूड आइटम्स को रैप करने के लिए, लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल्स ही यूज होती हैं, ठीक है। आपकी मदर रोटी वगैरह आपको उसी में क्यों लपेट के देती हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल मेलिएबल होता है, सॉफ्ट होता है, और वो फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट भी नहीं करता। मतलब एल्यूमिनियम भले मम्मी कुछ भी खाने में डालेगी वो खाना बिगड़ेगा नहीं, और इसलिए मम्मी एल्यूमिनियम में ही फूड आइटम्स रैप करती है। Aluminium foils are used to wrap food items. Answer: because एल्यूमिनियम फॉइल्स में फूड आइटम्स रैप करने का काम आता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम मेलिएबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम इज मेलिएबल, सॉफ्ट एंड डज नॉट react with food items, so it is used to wrap food items.
देखो एल्यूमिनियम क्या है, मेलिएबल, सॉफ्ट एंड डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम्स। देखो एल्यूमिनियम क्या होता है, मेलिएबल होता है, मेलिएबल होता है, सॉफ्ट होता है। मेलिएबल मतलब आप उसको पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉफ्ट मतलब आप उसको आराम से तोड़ भी सकते हो। और क्या होता है, डज नॉट रिएक्ट। तो इसमें 3 क्वालिटीज हैं, ठीक है। पहली क्वालिटी है मेलिएबल, दूसरी है सॉफ्ट और दूसरी है डज नॉट रिएक्ट, ठीक है। तो इसलिए उनमें खाना रखना सेफ है। बी, इमर्जन rods for heating liquids are made up of metallic substances. आंसर देखो यहाँ पे इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स। देखो हम जो लिक्विड्स गर्म हीटर वगैरह यूज करते हैं, इमर्जन रॉड्स मतलब वही हुआ। तो आप जो पानी को गर्म करने के लिए रॉड्स यूज करते हो, नहीं आप सर्दियों में नहीं, काफी लोग रॉड्स यूज करते हैं। सो रॉड्स से पानी जब हम गर्म करते हैं सर्दियों में, बाल्टी में नहीं हम फिर वो रॉड ऊपर से डालते हैं अंदर, तो क्यों वो मेटल की बनी होती, क्यों प्लास्टिक की, ग्लास की, किसी और चीज की नहीं, क्यों मेटल की होती है। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, मेटल्स क्यों, क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो जल्दी पानी को गर्म करेंगे। सो बिकॉज मेटल्स आर गुड conductor of heat and electricity. C, copper cannot displace zinc from its salt solution. Copper cannot displace zinc from its salt solution. आंसर कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, सॉल्ट सॉल्यूशन में जो कॉपर है वो जिंक की जगह नहीं ले सकता। ये पहले भी ट्रू फॉल्स में आ गया है कि कॉपर जिंक की जगह नहीं ले सकता। क्यों उसकी जगह नहीं ले सकता, कॉपर जिंक की जगह क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए उसकी जगह नहीं ले सकता है। सो आंसर क्या है, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। ये मैंने आपको लिखवाया भी था, आगे भी फिर से रिपीट हुआ है, मैं फिर से लिखवाती हूँ। क्यों सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबो के क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो एयर और वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए उन्हें केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव। सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं दे, क्या लिखेंगे आंसर में, बिकॉज करके लिखेंगे, ठीक है। बिकॉज सोडियम और पोटेशियम रिएक्टिव होते हैं और वो किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, दे रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए उन्हें केरोसिन में रखा जाता है। एंड दे रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, ठीक है।
इसलिए उन्हें केरोसिन में डुबो के, क्योंकि पानी में रखते हैं तो भी वो आग पकड़ लेते हैं, खुला रखते हैं तो भी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उन्हें ऑयल में रखना पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। आपकी मम्मी जो लेमन का अचार बनाती है, तो आपकी मम्मी लेमन का अचार बनाने के लिए आप देखना ज्यादातर कांच की बॉटल्स यूज करती हैं। आप देखना या मम्मी से पूछना भी, लिखा हुआ है कि आप एल्यूमिनियम मेटल में क्या अचार बना सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि अचार पिकल क्या है, वो एक एसिड है, अचार के अंदर क्या होगा, एसिड, और आप एल्यूमिनियम क्या है, मेटल, और आपने पढ़ा है मेटल और एसिड रिएक्ट कर जाते हैं, तो मेटल और एसिड रिएक्ट कर जाएंगे तो अचार बिगड़ जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा ना, कलर बदल देगा अचार। ठीक है, इसलिए उसे ग्लास में मतलब कांच वगैरह में अचार बनाती है आपकी मम्मी, ज्यादा प्रेफर करती है कांच वगैरह में बनाने में। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 है हमारा, कैन यू स्टोर लेमन पिकल in an aluminium utensil explain। क्या आप लेमन पिकल को एल्यूमिनियम यूटेंसिल में रख सकते हो? उसको एक्सप्लेन करो। सो नो, हम नहीं रख सकते, वी कैन नॉट स्टोर, बिकॉज नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, हम नहीं रख सकते। रीजन, बिकॉज एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, और लेमन है, एसिड है। सो एसिड है, मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस, और इसकी वजह से अचार बिगड़ जाएगा। ठीक है, सो because aluminium is a metal and lemon is acidic, lemon क्या है, एसिडिक है। एल्यूमिनियम मेटल है, लेमन एसिडिक है, सो एसिड्स किसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, मेटल्स के साथ। सो एसिड्स react with metals to give hydrogen gas, रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे, सो इसकी वजह से अचार क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। which would spoil the pickle, spoil मतलब बिगाड़ देना, which would spoil the pickle, अचार को बिगाड़ देगा, और वो खाने में भी हेल्दी नहीं है, मतलब अगर आप उसको खाओगे तो वो खराब, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं। एंड मेक इट अनफिट फॉर यूज, एंड मेक इट अनफिट फॉर यूज, मतलब आप उसको खा भी नहीं सकोगे। ठीक है, सो क्वेश्चन 7 का यही रीजन है, इसलिए आप अचार नहीं खा सकते हो। मतलब अचार मतलब आपको बर्नी, कांच की बर्नी में ही करने का, एल्यूमिनियम में नहीं। ठीक है, एल्यूमिनियम मतलब आप एल्यूमिनियम का बर्तन मम्मी को बोलना, दिखा देगी किचन में, तो मम्मी को भी पता होगा कि कांच में सही रहता है अचार बनाना, एल्यूमिनियम में बिगड़ जाता है। ठीक है, रीजन क्या है, मेटल और वो एसिड रिएक्ट कर जाते हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों अभी पेज 54 पे है क्वेश्चन 8 आपका, पेज 54 क्वेश्चन 8। ठीक है, सो ये मैच है, मैच द फॉलोइंग। सो उसमें आपको मैच करना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, सो पहला है गोल्ड, तो गोल्ड यहाँ सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तो गोल्ड क्या होता है, गोल्ड एक ज्वेलरी है, सो गोल्ड को किसके साथ मैच करोगे, ज्वेलरी के साथ।
मैं यहाँ सही आंसर ही लिख देती हूँ। फिर आयन है, आयन मतलब लोखंड, लोखंड क्या है? मशीनरी है। सो आयन मशीनरी। इसके बाद है थर्ड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किसके काम आता है? खाने को रैप करने के, सो रैपिंग फूड। सो एल्यूमिनियम रैपिंग फूड। फिर नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन एक फ्यूल है, ठीक है। सो कार्बन इज अ फ्यूल। फिर नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर क्या है? वो एक इलेक्ट्रिक वायर है। सो कॉपर इज एन इलेक्ट्रिक वायर। फिर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है? थर्मोमीटर्स बनाने में काम आता है। सो मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स। सो कौन किस में यूज होता है? गोल्ड ज्वेलरी बनाने में, आयन मशीनरी में, एल्यूमिनियम फूड रैपिंग फूड में, फूड को लपेटने में। कार्बन एज अ फ्यूल यूज होता है, कॉपर इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, और मर्क्यूरी यूज होता है थर्मोमीटर में, ठीक है। सो ये मैच थे, बहुत ही सिंपल से मैच थे कि कौन सी चीज कहाँ यूज होती है, ठीक है। अब क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं, ठीक है। क्वेश्चन 9, What happens when? दो क्वेश्चन है कि what happens when a dilute sulfuric acid is poured on a copper plate. Dilute sulfuric acid is poured on a copper plate. सो देखो क्या होगा जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट पे डालोगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक लिक्विड है, कॉपर प्लेट, प्लेट मतलब प्लेट जैसा मतलब एक मेटल है, ठीक है। प्लेट मतलब आप वो ऐसे सीधा एक मेटल, कौन सा मेटल है? कॉपर। कॉपर प्लेट। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऊपर कॉपर प्लेट से ऐसे डालोगे तो क्या होगा? तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो अपना कलर कॉपर पे चढ़ा देगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड, देखो आंसर क्या होगा? आंसर व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट, तो क्या होगा? कॉपर जो है एसिड से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा? कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। आपने रिएक्शन विद एसिड्स पढ़ा था ना, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमने टेबल भी पढ़ाई थी। एसिड्स जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सो क्या होगा? सो व्हेन डाइल्यूट sulfuric acid is poured on a copper plate, then तो क्या होगा? क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट बनेगा। कॉपर सल्फेट इज फॉर्म्ड, कॉपर सल्फेट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। ये आपने कहाँ पढ़ा था? ये आपने पढ़ा था मेटल्स रिएक्ट विद एसिड में, ठीक है। सो हम इसको रिएक्शन की तरह भी लिख लेंगे। कैसे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉपर प्लेट, मतलब Cu गिव्स क्या देगा? देन कॉपर सल्फेट, सो कॉपर सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब भी कॉपर से रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। अब बी क्वेश्चन बोल रहा है, बी iron nails are placed in a copper sulfate solution. Iron nails are placed in a
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आप आयरन की किल्लियां डालोगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आप आयरन की किल्लियां डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, आयरन कॉपर की जगह ले लेगा। ठीक है, सो when iron are placed in a copper sulfate solution, then displacement reaction takes place. फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, आयन क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा। ठीक है, सो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन किसकी जगह ले लेगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर की जगह ले लेगा। एंड आयरन सल्फेट इज फॉर्म। इसकी रिएक्शन कैसे लिखोगे, आयरन कॉपर सल्फेट। सो कैसे लिखोगे रिएक्शन, रिएक्शन कैसे लिखोगे, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा, कॉपर किसकी जगह ले लेगा, आयरन की, और आयरन कॉपर की। ठीक है, अदला बदली हो जाएगी जगह की। सो कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। ठीक है, ये तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब एक दूसरे की जगह ले लेता है। यहाँ कॉपर का नाम लिखना, या मैंने सिंबल लिखा है, आप नाम लिखना। ठीक है, आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, फिर ये बी हुआ। अब क्वेश्चन 10। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज होगी, कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, और ये क्या है, और ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, सो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। तो ये भी चेंज होगा, दो चेंज होंगे। एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कॉपर आयरन कॉपर की जगह ले लेगा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से इसीलिए। और दूसरा कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन हुआ ना, इसीलिए। देखो कोई भी रिएक्शन होता है ना तो चीज का कलर बदल जाता है। आप सबसे सिंपल एग्जांपल ले लो खाना बनाने का। आप जब खाना बनाते हो, ठीक है, आपकी मम्मी गैस चढ़ाती हैं, सो सब्जी, ये सब सब्जी कच्ची कच्ची डालती हैं, फिर आप देखोगे बनते 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 सब्जी का कलर ही कुछ और हो जाता है। सो उसका कारण क्या है, सब्जी का कलर क्यों बदल जाता है, क्योंकि अंदर रिएक्शन होता है। ठीक है, गर्मी के कारण क्या होता है, रिएक्शन होता है, इसीलिए। ठीक है, सो रिएक्शन होने पे गैस भी रिलीज होती है और कलर बदलता है, ये सारी चीजें दिखाती हैं भाई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 देखो। क्वेश्चन 10 एक आपकी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। वैसा ऐसा क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 ऐसे आपके एनसीईआरटी में कहीं ऐसे खास समझाया नहीं है, पर मैं ये आपको कराते टाइम समझाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। सलोनी ने एक जलता हुआ कोल लिया और उसको उसकी गैस एक टेस्ट ट्यूब में बंद कर दी। ठीक है, सलोनी took a piece of burning charcoal, जलता हुआ कोयला लिया, and collected the gas evolved in a test tube, और उसकी गैस किसमें इकट्ठी कर ली, टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी कर ली। अब क्या, अब दो चीजें, हाउ विल यू फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। गैस कौन सी है, चारकोल से कौन सी गैस निकलती है,
कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है? नहीं। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वो देखते हैं। दूसरा है राइट डाउन द इक्वेशन, फिर इक्वेशन भी लिखो, ठीक है। दो चीजें करनी है। ए, हाउ विल यू फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, हाउ विल शी फाइंड नेचर ऑफ द गैस, मतलब जब आप कोयला जलाते हो तो कौन सी गैस रिलीज होती है? चारकोल जलाते हो, कार्बन जलाते हो तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन कब रिलीज होती है? जब एसिड के साथ आप मेटल रिएक्ट करते हो। यहाँ सिंपली चारकोल, चारकोल क्या है? नॉन मेटल है, चारकोल है नॉन मेटल। आपने नॉन मेटल जलाया तो कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। सो आंसर, व्हेन charcoal is burnt, carbon dioxide gas is formed। अब क्या बोल रहा है? हाउ विल शी फाइंड नेचर ऑफ द गैस, उसको पता कैसे लगेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है? अब धुआं निकल रहा होगा, अब धुआं हाइड्रोजन का भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसी का भी धुआं हो सकता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जैसे हाइड्रोजन गैस कैसे चेक करते थे? माचिस की तीली ऊपर जला देते थे, फिर ऐसे पॉप साउंड आती थी तो हम कहते थे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कैसे पता लगाएंगे? तो उसका भी तरीका है। तो उसको पता करने के लिए क्या करते हैं? उस गैस को रिएक्ट कराते हैं, किससे? लाइम वाटर से। उस गैस को किससे रिएक्ट कराते हैं? लाइम वाटर से। तो जब उस गैस को लाइम वाटर से रिएक्ट कराएंगे ना तो एकदम मिल्की मिल्की दूध जैसा हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। सो आपको पता लग जाएगा कि भाई वो गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। सो इस तरह से उसका नेचर पता कर सकते हो। हाउ विल यू फाइंड, हाउ विल शी फाइंड, या तो दूसरा तरीका, ऐसे नहीं करना है। सो दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हो, आप रेड लिटमस पेपर यूज करो, ठीक है। लिटमस टेस्ट, सो हमने पढ़ा था अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो बेसिक नेचर बेस, और अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है तो एसिड नेचर, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। सो लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं। सो इट कैन बी टेस्टेड बाय, मतलब नेचर क्या है? नेचर का मतलब क्या ये एसिड है कि क्या ये बेस है? मतलब ये एसिड है कि बेस है? तो एसिड और बेस किससे हम पता कर सकते हैं? लिटमस टेस्ट से, ठीक है। सो इट कैन बी टेस्टेड बाय लिटमस टेस्ट, ठीक है। सो लिटमस टेस्ट में आप क्या करोगे? आप मतलब जब उसमें ब्लू रखोगे लिटमस तो रेड में हो जाएगा, मतलब वो क्या हुआ? एसिडिक है, ठीक है। सो the litmus, the gas turns blue litmus red, blue litmus का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। so this means gas is acidic, गैस इज एसिडिक, गैस क्या है? एसिडिक है, ठीक है। गैस क्या है? एसिडिक। तो कैसे पता लगा नेचर? लिटमस टेस्ट से, ठीक है। सो ये जो गैस रिलीज हुई है वो एसिड नेचर की है। अच्छा, बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है कि राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, कौन सा रिएक्शन हो रहा है उसकी इक्वेशन लिखो, ठीक है। सो बी, राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे बताओ। सो पहला देखो, पहला रिएक्शन क्या हो रहा है? चारकोल किसके साथ? चारकोल को बर्न कर रहे हो, ठीक है। सो पहला रिएक्शन तो वही है, चारकोल को बर्न कर रहे हो। तो चारकोल मतलब कार्बन, बर्न कर रहे हो, बर्न जलेगा कैसे? ऑक्सीजन से। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सो आंसर, write down the reaction, took a piece of burning and collected the gas in a test tube. So answer, carbon plus oxygen gives carbon dioxide, क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो यही रिएक्शन हो रही है। कार्बन का मतलब क्या होता है? टेकिंग प्लेस है ये,
reactions taking place, ठीक है। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन हुआ। कार्बन का मतलब चारकोल होता है, ठीक है, कार्बन का मतलब चारकोल। अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये लास्ट है और ये थोड़ा समझने जैसा भी है, ये आपकी डेली लाइफ वाला क्वेश्चन है, ये आपको काम भी आएगा। देखो आपकी मम्मी, कई बारी आपकी मम्मी का सोना काला पड़ जाता है, मतलब रख रख के पुराना हो जाता है, बहुत साल हो गए, ऐसे सोना काला नहीं पड़ता है पर जैसे पुराना पुराना दिखने लगता है, ठीक है। तो आपकी मम्मी क्या करती है, ज्वेलर के पास जाती है और ज्वेलर सिर्फ 100 रुपए लेता है और आपकी मम्मी की चेन वगैरह, जो समझो चेन काली पड़ गई, तो ज्वेलर क्या करता है, आपकी मम्मी का सोना एक एसिड में डुबो के देता है, उसी टाइम एसिड में डालता है और सोना डूब के एकदम मस्त चकाचक होके निकलता है, ठीक है। और मम्मी 100 रुपए देती है और आप खुश हो जाते हो कि वाह 100 रुपए में देखो मेरा सोना नया हो गया, पर एक्चुअली आप लुट रहे हो ज्वेलर से। क्यों? क्योंकि जब वो आपके चेन उस एसिड में जाती है, आपने क्या पढ़ा है, एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ। सो वो मेटल क्या है, गोल्ड मेटल है, ठीक है। सो वो जब एसिड से रिएक्ट करता है, वो सोना थोड़ा सा झड़ जाता है नीचे, वो एसिड सॉल्यूशन में सोना गिर जाता है आपका। आप देखोगे अगर आप फिर वो बाद में साफ की हुई चेन, आपकी जो सोने की चेन आपने सोनारे से वाइट करा दी, एकदम मस्त एकदम नई नई करा दी, आप जाके उसका फिर वजन कराना, आपका वजन कम निकलेगा। सोना कोई सस्ता नहीं है, सोने का भाव कितना सारा है। मतलब जब आप सोना साफ करवाते हो ना, तब एक्चुअली आप वो 100 रुपए तो सफाई के देते ही हो, इसके अलावा आप ज्वेलर को थोड़ा सोना भी दे के आते हो, ठीक है। सो मतलब आप ज्वेलर को फायदा ही होता है जब भी आप सोना साफ कराने जाते हो। सो इसीलिए सोने को कभी साफ हो सके तो नहीं, घर पे ही थोड़ा घना करना चाहिए, बाकी ज्वेलर से कराते हैं तो लुटते हैं। सो क्वेश्चन 11 यही है, क्वेश्चन 11 यही है। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 पेज 55 पे है। क्वेश्चन है, वन डे रीटा वेंट टू अ ज्वेलर शॉप विद हर मदर। रीटा करके लड़की है, वो अपनी मम्मी के साथ ज्वेलर की शॉप पे गई। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। उसकी मम्मी ने अपनी पुरानी ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ मतलब सोनारे को दी कि भाई मुझे पॉलिश करके दे, मतलब नई जैसी करके दे। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। सो जब दूसरे दिन वो वापस घर पे लाए वो सोना, तो उन्होंने जो सोना दिया था ज्वेलर को साफ करने के लिए, उसके वजन में फर्क था। सो क्या कारण हो सकता है, सोने का वजन क्यों कम हो गया? सो मैंने जो आपको बताया वही कारण है। सो आंसर क्या है, गोल्ड क्या है, एक मेटल है और उसको साफ किस में किया जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में। सो आंसर, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूं, गोल्ड is a metal which is washed in acidic solution। गोल्ड एक मेटल है जिसे एसिडिक सॉल्यूशन में साफ किया जाता है। गोल्ड क्या है, एक मेटल है जिसे एसिडिक सॉल्यूशन में साफ किया जाता है। सम गोल्ड डिसॉल्व्स इन एसिड टू फॉर्म ऑक्साइड। Some gold dissolves in acid। कुछ गोल्ड एसिड में डिसॉल्व हो जाता है और वो ऑक्साइड बनाता है। हमने पढ़ा था ना, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है। दिस कॉजेज द लॉस ऑफ गोल्ड। इससे गोल्ड वो सारा उस सॉल्यूशन में चला जाता है। So certain amount of gold is lost to the acidic solution, ठीक है। सो मतलब ये जो गोल्ड है उस सॉल्यूशन में ही रह जाता है, और सॉल्यूशन किसके पास होता है, सोनारे के पास।
इस टेक्निक को एक्वा रीजिया कहते हैं। एक्वा रीजिया मतलब गोल्ड साफ करने की टेक्निक है, पर इसमें एक्चुअली वो जो सोनारा है, गोल्ड स्मिथ है, उसको पूरा पूरा फायदा हो जाता है। एक तो उसको पॉलिश का भी पैसा मिलता है, और दूसरा क्योंकि उसकी सॉल्यूशन एसिडिक होती है और आपका गोल्ड मेटल होता है, वो रिएक्ट होके वो सोना थोड़ा सॉल्यूशन में ही रह जाता है और आप लेके चले जाते हो। सो आपका सोना फिर वो बाद में कुछ ऐसी टेक्निक करके वो सोना थोड़ा सा निकाल लेता है। सो उसको 1000, मेरे ख्याल से 1000-1200 का उसको सोना मिल जाता है आपका, ठीक है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको मेरे ख्याल से केमिकल प्रॉपर्टीज अगर टफ लगी हो, रीड द पोर्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ज्यादा नहीं है केमिकल प्रॉपर्टीज में। देखो मैं आपको बता रही हूँ 2 चीजें हैं। कौन सी? पहले एसिड रिएक्ट विद मेटल है, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज टफ लग रही है ना, सिर्फ ये 2 चीजें कर लो, एसिड रिएक्ट विद मेटल और दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हो गई केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। बाकी बहुत टफ नहीं है चैप्टर, गो थ्रू इट, डू द एक्सरसाइज प्रॉपरली, अच्छे से लिखना, क्वेश्चंस भी लिखना। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस नहीं लिखते हैं, दैट इज रॉन्ग, लिखना चाहिए। एंड सेंड मी द एंटायर वर्क ऑन व्हाट्सएप। चले, थैंक यू।